ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। ओहो, तो कल का डिस्कशन, अच्छा हाँ, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें चार था, है ना। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज टू बी डिस्कस्ड टुडे। सो मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आज का डिस्कशन में आएगा। और इसमें मैंने बताया था आपको कि चार एग्जांपल्स आएंगे, मतलब चार टाइप्स आएंगे, है ना। मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें चार टाइप्स आएंगे। नंबर वन इज इंटरडिजिटेशन, आई टोल्ड यू। नंबर टू, मैक्यूला एडियरेंस और डेस्मोसोम। I told you that although I'm writing like this, but these two are not same. There is a slight difference between these two, है ना. Number three, Saurabh sir. Adherence or desmosome. Next, tight junction. And number four, gap junction, है ना. So interdigitation, I told you, finger-like, digit माने finger, है ना. तो finger-like projection from one cell enter into the cytoplasm of the adjacent cell. यही कहा था मैंने. तो कोई भी एक सेल है, इसी सेल से finger-like projections will come out. So finger-like projections from one cell enter into the cytoplasm of the adjacent cell. समझ में आया? So this is the picture. ठीक? अब इसके क्लासिकल एग्जाम्पल जो है, नंबर वन, एक एग्जाम्पल तो कल मैंने आपको बताया था कि इंटरडिजिटेशन वर्ड यूज हुआ है एनसीईआरटी में इन प्लेसेंटा, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 53। उसमें क्या लिखा है कि द कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट्स टू फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड द मैटरनल बॉडी। यही सेंटेंस है एनसीईआरटी का। और इसका मतलब ये जो कोरियोनिक विलाई है वो जब इंटरडिजिटेट कर रहा है, मतलब with chorionic villi is undergoing interdigitation with the uterine wall, है ना. maternal body माने uterine wall, with the uterine wall it is interdigitating to form the placenta, है ना. तो interdigitation का जो example है, the example is chorionic villi with the uterine wall to form the placenta, है ना. ये एनसीईआरटी का है, टू फॉर्म द प्लेसेंटा। सेकेंड एग्जाम्पल जो इसका आता है बेटा, ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल जो इसका आता है वो दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में कल मैं आपको बता रहा था माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बता रहा था जहां पे यूरिन स्टोर होता है, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम के अंडर आएगा, बताया था। स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम के अंडर आएगा, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यूरिन उधर स्टोर होते हैं, उसको यूरोथेलियम भी कहते हैं, है ना. ये सब डिस्कशन कल हम लोगों ने करा था। सो ट्रांजिशन एपिथेलियम इज एन एग्जांपल, जिसका और एक नाम है यूरोथेलियम, है ना, जिसका और एक नाम है यूरोथेलियम, है ना. मैक्यूला एडियरेंस और डेस्मोसोम। अब जरा देखिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन दिस मैक्यूला एडियरेंस एंड डेस्मोसोम एंड हाउ इज इट डिफरेंट। जैसे कि देखिए एक सेल है और दूसरा सेल भी है, तो there is a protein disc on the plasma membrane of a cell, there is a protein disc on the plasma membrane of another of the adjacent cell, और दोनों protein disc is connected by protein fibers, समझे. so protein fibers are connecting the two cells, और एक सेल के सरफेस पे प्रोटीन डिस्क है, एक सेल के सरफेस भी प्रोटीन डिस्क है, मतलब उसके एडजेसेंट सेल जो है. तो these are the protein discs, we call this protein discs, protein discs, and these are the proteins, है ना, called tonofibrils. These are the proteins which are connecting, tonofibrils are the proteins connecting the protein discs of the adjacent cells.
protein discs of the adjacent cells, है ना। तो ये है टोनोफाइब्रिल्स, और ये जो टोनोफाइब्रिल है बेटा, ये टोनोफाइब्रिल का नेचर विल डिटरमाइन whether it will be macular adherence or whether it will be desmosome. बुझते पारले, the nature of the tonofibril will determine. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि the nature of tonofibril tonofibrils determine whether it is macular adherence और whether it is desmosome, है ना। तो मैक्यूलर एडियरेंस कौन होगा और डेस्मोसोम कौन होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, द प्रोटीन, नेचर ऑफ द प्रोटीन फाइबर ऑफ टोनोफाइब्रिल्स। अगर मैक्यूलर एडियरेंस है, दिस इज केराटिन प्रोटीन, तो टोनोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। और अगर डेस्मोसोम होना है, द टोनोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। तो मैक्यूलर एडियरेंस और डेस्मोसोम का डिफरेंस है। मैक्यूलर एडियरेंस अगर है, जिसको हम लोग एडियरिंग जंक्शन भी कहते हैं, मैक्यूलर एडियरेंस का और एक नाम अगर आप जानना चाहते हो, दैट इज एडियरिंग जंक्शन, है ना। तो एडियरिंग जंक्शन अगर है तो वो टोनोफाइब्रिल होगा, उसका नेचर होगा केराटिन प्रोटीन। और अगर वो डेस्मोसोम है, उसका नेचर होगा एक्टिन प्रोटीन, है ना। एक्टिन मासिन, तो एक्टिन प्रोटीन पता है ना, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, वैसा प्रोटीन, समझ में आया। सो दैट विल डिफरेंशिएट वेदर इट इज अ मैक्यूलर एडियरेंस और वेदर इट्स अ डेस्मोसोम। एनी डाउट्स? ये क्लियर हो गया। मैक्यूलर एडियरेंस इज आल्सो कॉल्ड एडियरिंग जंक्शन, समझ में आ गया। अब दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। प्रेजेंट एग्जांपल अगर सोचते हो बेटा, प्रेजेंट इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है। कल मैंने पढ़ाया था, नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम, उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, है ना। सो नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो सकता है। ये डिस्कशन कल करा था हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन करा था। उसके साथ साथ टाइट जंक्शन। व्हाट इज टाइट जंक्शन? इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल्स, है ना। सीमेंटिंग करता है तो प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंस, सो टाइट। तो एक सेल और दूसरा सेल, कोई गैप नहीं है दोनों सेल में। सो हियर गोज द टाइट जंक्शन, दिस इज द टाइट जंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस between cells, between adjacent cells लीकेज ऑफ सब्सटेंस को प्रिवेंट करता है अल्टीमेटली। अच्छा, एनसीईआरटी का लाइन जरा पढ़िएगा, वो जो है हरीश पर, हाँ नीचे देख, हाँ लिखा है, और फिर बाकी वाला बात पढ़। अच्छा, एडियरिंग जंक्शन मतलब मैक्यूलर एडियरेंस के बारे में बात किया गया कि कुछ चीज तो रहा। हाँ बोल, क्या लिखा है? तो it helps in cementing to keep, एनसीईआरटी का लाइन है ये, neighboring cells together, है ना। it helps in cementing to keep the neighboring cells, क्या सब लिख दिया मैंने, neighboring cells together, है ना। ठीक है, और कुछ सेंटेंस है उधर गैप जंक्शन के बारे में, और कुछ है, पढ़ो। तो रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल्स, दैट इज गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन का क्या है? रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल, मतलब ये जो सेल है और ये जो सेल है, इन दोनों में फ्री मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑकर्स बिटवीन टू सक्सेसिव सेल्स। ये कब हो सकता है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज्ड। ये कब हो सकता है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज्ड, तभी तो हो सकता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं है तो फ्री मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होगा? तो ऐसा एग्जांपल भी हम लोग को देखना पड़ेगा जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्यूज्ड। गॉट इट? तो फ्री मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग फ्री मूवमेंट, फ्री और रैपिड, अच्छा ना, फ्री मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी, फ्री मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, free movement of cytoplasm and help promotes rapid transfer of ions and molecules across cells, promotes
rapid transfer of ions and molecules across cells, है ना? तो रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल्स को प्रमोट करता है बेटा, है ना? और ये कहां मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। हालांकि गैप जंक्शंस आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी एज कम्युनिकेशन जंक्शंस इन एनसीईआरटी। जहां पे आपका कार्डियक मसल का डिस्कशन है, वहां पे गैप जंक्शन हैज बीन कंसीडर्ड टू बी कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। तो इसको हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शंस भी कहेंगे, इसको हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शंस भी कहते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है ना? तो इस पे हम लोग देखो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन, इन दोनों का अगर एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं तो ये एग्जांपल्स कहां आएगा इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, गैप जंक्शंस आर फाउंड इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स। गैप जंक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन कार्डियक मसल्स। जरा कार्डियक मसल 105 खोलिए, 105 खोलिए। हाँ, 105 का कार्डियक मसल वाला पैराग्राफ में जाइए। 105 अरे 104 দেখছিস কেন? বুক ক্রিকেট খেলিস ছোটবেলায়? ऑड नंबर गुलो डान दिखे থাকে। हाँ 105 देखो, कार्डियक मसल है ना? देखा आपने कार्डियक मसल का? जरा पढ़ो बेटा, पढ़ कार्डियक मसल वाला पार्ट पढ़, बैठ के आराम से। अब ये देख, इस कार्डियक मसल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देख, कार्डियक मसल के बारे में थोड़ा कुछ बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मसल का यूनिकनेस ये है कि इसका एक यूनिक चीज होता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सुनो, कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड बट द साइटोप्लाज्म डज नॉट। समझ में आया? तो अगर ये सेल्स को हम लोग कंसीडर करेंगे तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिविजन नहीं है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग नहीं बनेगा, समझे? एंड देयरफॉर वी कॉल देम टू बी मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। और इसके बीच में क्या है? इंटरकैलेक्टेड डिस्क्स। अब उधर एक सेंटेंस लिखा हुआ है दैट सेल जंक्शंस फ्यूज एट मल्टीपल पॉइंट्स, लिखा है ना? सेल जंक्शंस फ्यूज एट मल्टीपल पॉइंट, दीज आर अदर सेल जंक्शंस, these are other cell junctions to hold them together। लिखा है ना, to hold them together ये है। और फिर लिखा है कम्युनिकेशन, पढ़ो। communication junctions at some fusion points allow the cell to contract as a unit। तो communication junction मतलब गैप जंक्शन। अब ये गैप जंक्शन कैसे बनेगा जरा पिक्चर में देखिए। ये क्या है? these are intercalated discs, These are intercalated discs। कार्डियक मसल में इंटरकैलेक्टेड डिस्क्स रहते हैं और बिटवीन, अगर ये है इंटरकैलेक्टेड डिस्क माय डियर, these are the gaps, so these behave as gap junctions। so अगर कोई आयंस को पास करना है from here to here, these ions can easily pass from here to here। समझे? ये देखो गैप जंक्शंस के थ्रू आयंस का इजी एंड रैपिड फ्लो होता है। देखा आपने? ये देखो अगर गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, the ions can pass easily and rapidly। समझ में आया? so ions का rapid passage तभी हो सकता है जब intercalated discs are present, क्योंकि between the intercalated discs there is gap and that is called the gap junction or communication junction। and therefore अगर कोई सिग्नल इधर आता है बेटा, देखो ये जल्दी इधर से ions ट्रैवल करेगा and the entire muscle act as a single functional unit। ये कार्डियक मसल में ही दिखा जाता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? ध्यान से देखिए, अगर कोई सिग्नल इधर आएगा, दिस सिग्नल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल, क्योंकि आयंस रैपिडली ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन टू द अदर एंड देयरफॉर द एंटायर मसल एक्ट एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। एम आई क्लियर विद दिस? ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा जबरदस्त लाइन है ये माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे गौर कीजिएगा। दैट फिर से पर दैट कम्युनिकेशन सेल जंक्शंस फ्यूज द सेल्स एट मल्टीपल पॉइंट्स to hold them together लिखा है। so these are the cell junctions which are holding them together, and apart from the cell junctions there are the presence of intercalated discs which provide gap junctions। gap junctions are called communication junctions which allow rapid transfer of ions and molecules between cells, and therefore if a signal is given to one end of the cell, it is equally distributed along the entire length of the cardiac muscle due to the rapid transfer of ions and molecules, and therefore the entire muscle acts as a single functional unit। पर उसको अब फिर से वो लाइन पर
यही तो कहा मैंने, यही तो कहा मैंने, एनसीईआरटी का लाइन है ना. सो in due to the presence of due to the presence of intercalated discs, due to the presence of the intercalated discs, gap junctions are produced. Gap junctions ban gaya, and when a signal is given to one end of the cell, it is equally distributed on the entire length, है ना. So therefore when an action potential, AP माने action potential, ये तो पता है ना हर किसी को. तो when action potential is given to one end, it is equally distributed along the entire length of the muscle. क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा along the entire length of the muscle? Due to the rapid transfer of ions and molecules. ये अगर assertion है, इसका रीजन क्या होगा? उसका वो अगर assertion है वो लाइन, उसका रीजन है होगा. ये अगर assertion है, इसका रीजन होगा rapid transfer of ions, है ना. ड्यू टू रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, वही होगा रीजन. तो कम्युनिकेशन जंक्शन वाला जो सेल जंक्शन वाला जो पैराग्राफ है, वहां जो लिखा है रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, वो इधर काम आता है. समझ में आ गया? तो एजर्शन रीजनिंग समझ में आ गया किस तरह से इसको फ्रेम करना है. तो ये हाँ জল খাওয়া হ্যাঁ একটু ঠান্ডা জল দিস তো এই কি বললাম আমি. হ্যাঁ, সো ये intercalated discs are present, and therefore the synthesis of the gap junction, the communication junctions, and therefore the rapid transfer of ions, and therefore the action potential which is given to one end of the cell is equal to the entire length of the cell, and therefore the entire muscle acts as a single functional unit, है ना. And therefore the entire muscle act as a single functional unit. समझे? क्लियर? तो मैंने गैप जंक्शन आपको दिखाया, टाइट जंक्शन के एग्जांपल अभी तक नहीं दिखाया. ये तो पता है ना आप लोगों को. हाँ, ध्यान में रखिए, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया. मैं ऑब्सक्योर करके निकल जाऊंगा तो क्या होगा. हाँ, तो एनीवे गैप जंक्शन का ये एग्जांपल हो गया. और एक एग्जांपल हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. द एग्जांपल इज ऑफ बाउमन्स कैप्सूल. द एग्जांपल ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, सुना है ना नाम, किडनी में नेफ्रॉन का जो शुरुआती पार्ट है. चलिए, तो बाउमन्स कैप्सूल के बारे में अगर हम लोग बात करें माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा बच्चा. ये तो देखा है, ये फोटो किसका है? बाउमन्स कैप्सूल का है माय डियर स्टूडेंट्स. आप लोग ये फोटो देखा है, कप शेप स्ट्रक्चर. याद रखिएगा माय डियर, देयर इज नो स्ट्रक्चर एज बाउमन्स कैप्सूल. बाउमन्स कैप्सूल बोल के कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं. हाँ, बाउमन्स कैप्सूल बोल के कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, है ना. क्यों नहीं है सर? सर पागल हो गए? हाँ, सटिया गए सर. बाउमन्स कैप्सूल बोल के कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है. हम लोग जिंदगी भर पढ़े हैं. नो माय डियर, बाउमन्स कैप्सूल में द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. ये तो जरूर पता है आप लोगों को. द अरेंजमेंट ऑफ पोडोसाइट्स आर इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ कैप्सुलर ओरिएंटेशन, thereby giving rise to Bowman's capsule. समझ में आया? Podocytes are arranged in such a way so as to give a capsular appearance, and that is called Bowman's capsule. So it is Bowman's capsule बोल के कोई separate structure नहीं है. It is formed due to the arrangement of the podocytes. Am I clear? So इस podocytes का arrangement के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे. जरा ध्यान दीजिएगा.
ये जो है ये है अरेंजमेंट। आपको पता है कि ये जो पोडोसाइट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोडोसाइट्स है, these podocytes are of two types. One is called visceral podocytes, one is called parietal podocytes. So one is the visceral podocyte, the other is the parietal podocyte. और ये जो है visceral podocyte, इसका जो सेल है उसमें ये प्रोसेसेस है। ये क्यों ऐसा फोल्ड है? बिकॉज फिल्टरिंग बेड है तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा, जितना ज्यादा फोल्ड होगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे लाइक माइक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो ये फिल्टरिंग बेड ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है माय डियर स्टूडेंट। 293 सॉरी 293 खोल के रख, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाला पैराग्राफ। तो नतुन বই पुरानो বই, हाँ ठीक ही तो আছে 293, ठीक है। अब खोल के रखिए तो उसमें जरा देखिए यूरिन फॉर्मेशन वाला जो पैराग्राफ है उसमें देखिए एक चीज लिखा हुआ है, बिटवीन द पोडोसाइट, ध्यान से देखिएगा, बिटवीन द पोडोसाइट्स दिस स्पेस इज कॉल्ड द स्लिट पोर, ये लिखा है देखिए। और ये स्लिट पोर्स आर प्रेजेंट। ये स्लिट पोर्स से क्या होता है, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होकर जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फिल्टर होके जो भी आता है बेटा वो इधर से आता है, क्या ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है ना, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं हम लोग, जो भी इधर आता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये तो आपको पता ही है, वेरी इजी है ना। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए बिटवीन द पोडोसाइट्स, दोनों पोडोसाइट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्लिट पोर, जहां से घुस रहा है वो, समझ में आ गया। तो ये एक पोडोसाइट, ये एक पोडोसाइट के बीच में ये है स्लिट पोर, समझ में, ये जो है स्लिट पोर, समझ में आ गया। तो ये जो स्लिट पोर्स है, ये स्लिट पोर्स में देखो दोनों के बीच में गैप्स है, तो ये स्लिट पोर बना। और देखिए टाइट जंक्शन का एग्जांपल ये है पैराइटल लेयर ऑफ पोडोसाइट, दीज आर पैराइटल पोडोसाइट्स, दीज आर पैराइटल पोडोसाइट्स। इसके बीच में देख कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, क्यों नहीं है? अगर गैप होता तो ये निकल के इधर से निकल जाता, फिर है ना, लीकेज हो जाता। लेकिन लीकेज को प्रिवेंट करना है, इसमें आने के टाइम लीकेज होना चाहिए लेकिन इधर तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल पोडोसाइट्स, गॉट इट। टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल पोडोसाइट्स। दिमाग का बत्ती जला? तो ध्यान से देख, सो कंटेन टाइट जंक्शंस to prevent leakage of glomerular filtrate। किसका लीकेज होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का होगा लीकेज माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का लीकेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल पोडोसाइट्स एंड विसरल पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप है उससे ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। सो टाइट जंक्शन का और एक एग्जांपल हम लोगों ने अभी पढ़ा, दैट इज बिटवीन द पैराइटल पोडोसाइट्स। फंक्शन तो एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, डन। एनी डाउट्स टू एनीवन? तो ये 4 जंक्शंस के बारे में हम लोग जो बात करा, इसमें किसी के मन में कोई भी दुविधा तो ये देखिए, और इसमें ये भी कहना है, दीज आर सेल जंक्शंस। ये जो सेल जंक्शन है ये बहुत सारे सेल जंक्शंस हो सकते हैं, दिस कैन बी टाइट जंक्शंस, दिस कैन बी आपका ये मैक्यूलर एडियरेंस है ना, इसमें टाइट जंक्शन और मैक्यूलर एडियरेंस दोनों हो सकता है। ये जो सेल जंक्शन प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम हेल्प्स द सेल्स टू बाइंड टुगेदर, ये बाइंड टुगेदर वाला पार्ट में वो मैक्यूलर एडियरेंस भी हो सकता है, टाइट जंक्शन भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये डेस्मोसोम है, ये डेस्मोसोम है। तो मैक्यूलर एडियरेंस और डेस्मोसोम जो है वो डेस्मोसोम आप करिएगा, टाइट जंक्शंस नहीं करिएगा। ये क्वेश्चन केवल डॉक्टर अली बोल के एक किताब है उसमें जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और किसी किताब में ये क्वेश्चन नहीं है कि हाउ मेनी जंक्शंस आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल। जनरली लोग आंसर करते हैं केवल गैप जंक्शन, समझे, लेकिन उसके साथ साथ डेस्मोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेल जंक्शंस फ्यूज एट मल्टीपल पॉइंट्स, है ना, टू प्रिवेंट देम, टू हेल्प देम होल्ड टुगेदर, टू होल्ड देम टुगेदर, लिखा है ना एनसीईआरटी में। और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन जंक्शन लिखा हुआ है। सो देयर आर 2 जंक्शंस, वन इज कम्युनिकेशन जंक्शन, द अदर इज डेस्मोसोम। ये किसी किताब में नहीं लिखा है लेकिन एनसीईआरटी लिखा है। जनरली हम लोग कार्डियक मसल में केवल गैप जंक्शंस ही पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, समझे ना। तो इस पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख देता हूं बेटा, देयरफॉर कार्डियक मसल से अगर सवाल पूछा जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ जंक्शंस, एक है कम्युनिकेशन जंक्शंस,
एक है डेस्मोसोम्स। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है ये क्वेश्चन को, और ये एनसीईआरटी से ही है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। देख लीजिए इसको, लेफ्ट टू राइट क्लोज करिए इसको पहले पढ़ के, फिर कार्डियक मसल का पैराग्राफ पढ़िएगा 105 का, और फिर सेल जंक्शन वाला पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा, है ना, 102 का। करते रहिए, कंप्लीट करिए, देन आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट डिस्कशन। এসিটা বন্ধ করে রেখেছিস তোরা? হ্যাঁ জানি তো। জ্যাকেট লায়া? নেই লায়া? ওই তো পড়ে আছে। বন্ধ হয়ে গেল, মর যাएंगे ভাই। কিরে অভিনন্দন, এসিটা বন্ধ করে রেখেছিস? এরা করছে না, এইটা মহাবাজি বাজিও বন্ধ হয়ে গেল। देखो 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 जल्दी देखो, उधर खड़े होते हैं, देखो जल्दी देखो, कोई दिक्कत तो तुरंत पूछिए। वाह सही है, इसका फोटो लेके डाल दे ग्रुप में जल्दी, पहले इसको देख ले बेटा, और वो दोनों पढ़ ले, 105 का टॉपिक पढ़ ले एक बार, कार्डियक मसल वाला पार्ट, और 102 का जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, जंक्शंस वाला पार्ट, उसको भी पढ़ ले। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए, समझे ना। অভিনন্দন, পড়াশোনা করছিস তো? हाँ मेहनत করছিস তো? ঘুমোচ্ছিস না তো? हाँ सो मत जाना घर जाके, अभी मेहनत ही चाहिए, क्योंकि अभी सितंबर हाफ हो गया, यू हैव ओनली 6 months बिफोर रेगुलर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, एवरीडे एग्जामिनेशन विल स्टार्ट देन। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे आप लोग, समझे ना। एकदम स्पीड से उठाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, स्पीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। डिलीजेंटली स्पीड अप करना है बेटा। फोटो लेके डाल दे ग्रुप में। कार्डियक मसल वाला पैराग्राफ पढ़ लिया? और पहले पढ़ फिर फोटो ले, पहले एक बार पढ़ ले खुद। आंखों से नहीं पढ़ना है, लाइन पे उंगली रख के पढ़ना है बेटा। नीट का क्वेश्चन पेपर जैसे पढ़ोगे उसी तरह से पढ़ना है, नहीं तो आदत बन जाएगा आंखों से पढ़ने का, और ऑप्टिकल एबरेशन होगा, और नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सब वर्ड्स, एसेंशियल वर्ड्स मिस हो जाएगा बेटा। कल मेरा हुआ था, एक पेपर फाइनल कर रहे थे कल या परसों, क्वेश्चन में था इंसुलिन, मैं देख रहा हूं इनुलिन, और ये गड़बड़ होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। इंसुलिन और इनुलिन का गड़बड़ तो बहुत कॉमन है। मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है। ये कैसे हो सकता है? स्टेटमेंट है इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड, अब इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड तो सही है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूं इनुलिन, तो मुझे याद आ रहा है कि पॉलीसैकेराइड, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर मैं आंसर मैच नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो इंसुलिन लिखा हुआ है, इनुलिन नहीं, तो इट्स एन ऑप्टिकल एबरेशन। ये आप लोगों से भी होगा, रेनिन और रेनिन, रेनिन और रेनिन सेम सेम प्रॉब्लम। कल ही हुआ था ये।
ड्यू टू द प्रेजेंस, प्लस एनसीई मतलब प्रेजेंस एंड माइनस एनसीई मतलब एब्सेंट। शॉर्टकट से हो गया। कोई दिक्कत किसी को? वो पढ़ लिया, सेल जंक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ लिया, 102 का पढ़ लिया? हाँ ठीक है, पढ़ लिया बेटा, डन। चलो अब इसको इरेज करके प्रोसीड करें। अब हम लोग शुरू करेंगे, ये जो मॉडिफिकेशंस वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग एपिथेलियम के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कार्डियक मसल में दोनों जंक्शन रहता है, याद रखिएगा ये, है ना। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स वो वाला पॉइंट देखते नहीं है जहां पे लिखा है सेल जंक्शंस फ्यूज देम इन मल्टीपल पॉइंट्स, है ना, टू होल्ड देम टुगेदर। ये लाइन देखते नहीं है स्टूडेंट्स। आप भी पढ़े थे, आप देखे थे वो लाइन? नहीं देखे थे ना, नहीं देखते हैं लोग। लोग इंटरकैटेड दिस गैप जंक्शन तक हो जाता है, लेकिन ये में इसमें गड़बड़ होता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा माय डियर, है ना। आप देखी थी? नहीं देखी, पता है, ठीक है, ध्यान से करिए। लेकिन इसको लेके क्वेश्चन किसी किताब में नहीं है कि आपको क्वेश्चन होता है तो क्या होता है कि हम लोग यूज्ड होते हैं, है ना, लेकिन उसको स्टार लगा दीजिएगा, मार्क कर दीजिएगा, ताकि आप उसको रेफर कर पाओ। कोई क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी बोल देता हूं, लेकिन नीट में हो सकता है मिल जाए, है ना। एनीवे है ना, कल क्लास नहीं है, कल 16 आवर्स यूज करिएगा आउट ऑफ 24, 16 आवर्स पढ़ाई करिएगा आउट ऑफ 24, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, बैठने का आदत डालो, एक साथ लंबा बैठने का आदत डालो, है ना। आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे में उठने का मन करेगा, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, एकदम बैठ के लगातार वो वर्कआउट करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, सिंस आप लोग मैच्योर हो, सो यू शुड हैव योर ओन सिलेबस। यू एक तरफ तो एलएन का सिलेबस है, एलएन का लेक्चर प्लानिंग है, एलएन का एग्जामिनेशन शेड्यूल है, उस हिसाब से पढ़ना तो एक जायज सी बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव योर ओन प्लानिंग ऑफ अ सिलेबस, है ना। सपोज आपका स्ट्रेंथ एरिया कुछ है, उसको वीक नहीं करना है, तो उसको पीरियोडिकली रिवाइज करना है जब भी टाइम मिले। हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा ये टाइम देना पड़ेगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे। जो चैप्टर एलन भी नहीं पढ़ा रहा है अभी, लेकिन आपका स्ट्रेंथ एरिया है, तो उसको वीक मत करो, है ना, उसको रिवाइज करते रहो। दैट यू शुड हैव योर ओन सिलेबस प्लानिंग एज वेल, समझे ना। याद रखिएगा, अगर वो करते रहोगे बाय जनवरी फरवरी एंड खत्म हो जाएगा सब कुछ, समझे ना, क्योंकि सितंबर है बेटा, टाइम तो कम है, तो बहुत भागना पड़ेगा, है ना। दोज हु नो मी वो जाने हम के, मैंने वो कैटलिस्ट में करा था पिछले बार, तो कैटलिस्ट में 3 महीने का कोर्स होता है, 90 डेज का क्लास हुआ था, और सबसे कम क्लास मैं ही लेता था, लेकिन सिलेबस सबसे पहले हमने ही कंप्लीट किया। तो क्या है कि उसमें और भी तेज भागता है, लेकिन इसमें भी तो हम लोग तेज भागेंगे। तो आप लोगों का प्लानिंग भी होना चाहिए बेटा, एक सिलेबस कंप्लीशन का, समझे ना। और कोई भी डाउट है तो मेरे से बात करिए, किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट का प्लानिंग करना है, अगर करना है तो टीचर लोग से बात करिए, करके क्लोज करिए, ठीक। एवरीवन विल हेल्प यू, ऐसा कुछ है नहीं, सब करे, क्योंकि टारगेट है रिजल्ट, समझे ना। कंधे पे एक ये है ना, तो कल से तो स्लो हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काला काला आचीज लिखे दे तो बुझे जाओ, कौन कौन है ऑनलाइन में। अच्छा, आपका एलएन डिजिटल चालू नहीं हुआ ना अभी तक, तो क्यों नहीं बोला सुबह आके भाई? तो 10 मिनट पहले निकलो घर से। From today onwards you are getting an idea, so tomorrow you won't be late, day after tomorrow, समझे ना।
ক্লাস में लेट करके मत घुसो, ফ্যাকাল্টিজ को बहुत दिक्कत है। क्या আছে? হ্যাঁ, এই দেবপ্রসাদ হয়েছে এটা যেটা বললাম পড়তে, পড়েছিস? जो मैंने पढ़ने के लिए बोला एनसीईआरटी का रेफरेंस में 105 एंड 102 कर लिया? अरे यस नो लिख दे बेटा। ठीक है, चल, हाँ हो गया, शुरू करें। अब हम लोग एपिथेलियम के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू। एटीपी जमने से एनर्जी मिलता है या टूटने से एनर्जी मिलता है? टूटने से एनर्जी मिलता है। एटीपी टूटता है किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एटीपी हाइड्रोलेज। और हाइड्रोलेज काम कैसे करता है एंजाइम का कॉन्सेप्ट से? विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर आएगा तो एटीपी टूटेगा, एडीपी इंटू एडीपी प्लस पीआई, और एनर्जी निकलेगा। तो जब भी एनर्जी कम होता है पानी पिया करो, समझे? नींद आ रहा है ना, पानी पिया कर। बुझली की बोल रहा हूं? तो जब भी आप पानी पियोगे, वाटर विल हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी एंड दैट विल प्रोवाइड एनर्जी। एटीपी डिपॉजिट होने से नहीं होगा, एटीपी को ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए हाइड्रोलाइसिस चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए। साइंस है बेटा। जब भी टायर्ड लगे, जब भी नींद आए, जब भी एग्जॉस्टेड लगे, पानी पियो, हाइड्रेट करो, हाइड्रोलाइसिस होगा। इतना एटीपी है हम लोगों में, टेंशन नहीं है। 2-3 दिन नहीं खाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, समझे? याद रखिए। चलो, ये आपको बोला लेकिन सबके लिए है ये। शुरू करें। तो एपिथेलियल टिश्यू, अरे कैसा इंसान है, दिमाग खराब करता है। पढ़ा के निकल जाओ सर, ये तो मेरा आदत है। वेरी गुड, सबको बोल रहा है बेटा, एवरीवन शुड। अब पढ़ो, एनसीईआरटी में है ना हाइड्रोलाइसिस 158, हाइड्रोलेज एंजाइम का नाम। तो हाइड्रोलेज क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। एटीपी इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसको ब्रेक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना? एंड एंजाइम का नाम है एटीपी हाइड्रोलेज, एडीपी प्लस पीआई, तो एनर्जी मिलेगा। चलो, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियम, ये टर्म के बारे में बात करें माय डियर। एपिथेलियम, it was termed by R-U-Y-S-C-H, Ruish. It was termed by Ruish or Ruish, whatever you say. And epithelium, इसके बारे में याद रखिएगा, during embryonic origin, epithelium originates first. During embryonic origin, epithelium, পরীক্ষা হচ্ছে 25 তারিখ না তোদের? আজকে হচ্ছে 17 তারিখ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6টা ক্লাস না 5টা ক্লাস পাবো। ঠিক আছে, দেখছি। ঠিক है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एपिथेलियम ओरिजिनेट्स फर्स्ट। नेक्स्ट देख, सेकंड पॉइंट। तो एपिथेलियल सेल्स जो है ना बेटा, दीज आर कॉम्पैक्ट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, सो द सेल्स आर कॉम्पैक्ट। The cells are compact without that is without intercellular space. So the cells are compact, that is without intercellular space. कोई space नहीं है cells के बीच में, है ना? The cells are compact, that is without intercellular space. Next, अब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है ये ध्यान से देखिए। एपिथेलियम का नाम क्यों ऐसा है? एपी एंड थेलिया, देयर आर टू टर्म्स। एपी एंड थेलिया, देयर आर टू टर्म्स माय डियर। एपी का मतलब है अपॉन, और थेलिया का मतलब है ग्रोथ। इसका मतलब क्या हो गया? दिस पर्टिकुलर टिश्यू ऑलवेज ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, है ना? इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इट ऑलवेज ग्रोज अपॉन another टिश्यू, है ना? ये हमेशा किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा। कौन सा दूसरा टिश्यू है? दिस इज ऑलवेज अ कनेक्टिव टिश्यू। सो एपिथेलियम हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहेगा। समझ में आया? तो इसके नीचे क्या रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस अनदर टिश्यू कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज ऑलवेज ए कनेक्टिव टिश्यू। सो एपिथेलियम विल ऑलवेज ग्रो अपॉन ए कनेक्टिव टिश्यू। एम आई क्लियर? कोई डाउट्स किसी को? अब जरा देखिए, ये किस तरह से हो सकता है?
ये किस तरह से हो सकता है? एपिथेलियल टिश्यू मान के चलिए, ये है एपिथेलियल टिश्यू और ये है कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। कैसे सर? गैप क्यों रखे आप दोनों में? रीजन बीइंग, ये गैप का रीजन ये है, दिस गैप इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये गैप को हम लोग कहते हैं माय डियर बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाम सुना है इसका? बेसमेंट मेम्ब्रेन एनसीईआरटी में ये वर्ड कहां लिखा हुआ है? एल्वियोलाई में भी है और अभी बाउमन्स कैप्सूल माने ग्लोमेरुलस बाउमन्स कैप्सूल उधर भी है। फिल्ट्रेशन ऑकर्स थ्रू 3 लेयर्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। एल्वियोलाई में भी है क्योंकि डिफ्यूजन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसमेंट मेम्ब्रेन से होगा, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेरी गुड। तो एपिथेलियल टिश्यू, अब देखो बेटा, ये जो टिश्यू है, ये जो इसके बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का दो टाइप है, दो पार्ट है। एक देखो टुवर्ड्स द एपिथेलियल टिश्यू और एक टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू। देखा आपने? देखा आपने? एक पार्ट टुवर्ड्स एपिथेलियम, वन पार्ट टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम तक जो है, टुवर्ड्स एपिथेलियम जो है, दैट इज टुवर्ड्स एपिथेलियम। टुवर्ड्स एपिथेलियम जो है माय डियर, दैट इज कॉल्ड बेसल लैमिना। बेसल लैमिना। और टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू जो है, टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू जो है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस लैमिना। टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू जो है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस लैमिना। सो एक है बेसल लैमिना, द अदर वन इज कॉल्ड फाइब्रस लैमिना। एम आई क्लियर? क्लियर? एक है बेसल लैमिना, द अदर वन इज कॉल्ड फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना का कॉम्पोजिशन है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना? म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। और फाइब्रस लैमिना का कॉम्पोजिशन है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर के बारे में आप लोग सुने हो। कोलाजन अपने एनहीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कोलाजन के बारे में चर्चा है, बायोमोलिक्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू ऑफ द बॉडी, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी लिखा है एनसीईआरटी में। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। यही दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिगार्डिंग कोलाजन, है ना? तो कोलाजन फाइबर, समझे? सो ये कंडीशन है। अब सोचिए, अब सोचिए ट्रांजिशन एपिथेलियम। ट्रांजिशन एपिथेलियम क्या था? स्ट्रेचेबल यूरोथेलियम। उस कंडीशन में अंडर अ फुल्ली स्ट्रेच्ड कंडीशन, सोच एक फुल्ली स्ट्रेच्ड कंडीशन है, समझे ना? तो फुल्ली स्ट्रेच्ड कंडीशन में क्या होगा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन विल बी ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि एपिथेलियम कहने एकदम ऐसा हो गया, फुल्ली स्ट्रेच्ड, है ना? समझ में आया आपको? तो इधर सपोज फ्लूइड है, ये फ्लूइड का प्रेशर से एपिथेलियम विल बी ऑलमोस्ट अपोजिंग, मतलब उसके ऊपर आ जाएगा, किसका? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन विल गेट ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड। सो इन अ फुल्ली स्ट्रेच्ड कंडीशन, इसी को अगर कंसीडर करोगे, इन अ फुल्ली स्ट्रेच्ड कंडीशन, in a fully stretched condition, in case of in transition epithelium, for example, transitional epithelium for example, है ना? जब यूरिन filled up है, then what will happen? Urine will push the epithelium towards the connective tissue and the basement membrane will be almost obliterated. So in this condition, my dear, the fluid will push the epithelial tissue towards the connective tissue and the basement membrane gets fully obliterated, and the basement membrane gets fully obliterated, and therefore the epithelial tissue directly overlies the connective tissue. मतलब there is no gap between the epithelium and the connective tissue. ये हो गया epithelial tissue, ये है connective tissue. यही तो कहा मैंने. That occurs in a fully stretched condition. Suppose urine का जो fluid का जो pressure है, that will push the epithelium towards the connective tissue, and therefore there is no gap between the epithelium and the connective tissue. That's a fully stretched condition. Am I clear? Done. Good. तो ये हो गया. अब epithelial tissue का
टाइप्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले शुरू होगा विद स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिंपल टिश्यू के बारे में बात करना चालू करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। और सिंपल एपिथेलियम में हम लोग बात करेंगे सिंपल स्क्वामस, है ना बेटा, सिंपल स्क्वामस। तो सिंपल स्क्वामस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या है, उसका जो सेल्स है माय डियर, सिंगल लेयर ऑफ सेल, मोबाइल टिप चीज करना, सिंगल लेयर ऑफ सेल, देयरफॉर सिंपल। तो सिंपल का एग्जांपल क्यों है, व्हाई इज इट कॉल्ड सिंपल, बिकॉज मेड अप ऑफ सिंगल सेलुलर लेयर, मेड अप ऑफ सिंगल सेलुलर लेयर, it is made up of single cellular layer, একটাই cellular layer দিয়ে তৈরি, है ना, it is made up of a single cellular layer. Or on the other hand, when I'm talking of squamous, so why is it squamous, because these are cells are flat, shape of the cells क्या है, flat with irregular margins. So the cells are flat with irregular margins, cells are flat with irregular margins. ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्यों, सेल्स आर फ्लैट। देखिए, अगर इसको हम लोग सेल्स कंसीडर करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेल्स आर फ्लैट विथ इरेगुलर मार्जिन्स एंड देयरफॉर ड्यू टू द फ्लैट नेचर ऑफ द सेल्स, दिस इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट में जैसे ब्रिक्स बैठा रहता है और एकदम ऐसे ऐसे बैठा रहता है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो दे आर कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। ये अगर एजर्शन है तो इसका रीजन भी समझ में आ रहा है आपको। ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन क्या है, फ्लैट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ना। तो सेल्स आर फ्लैट, सेल्स आर फ्लैट विदाउट intercellular space or spaces, है ना। तो they are called pavement epithelium my dear students, ठीक, they are called pavement epithelium. On the other hand my dear, due to irregular margins, देख, due to irregular margins अगर दूर से देखोगे, दूर से, तो they will appear wavy from a distance, समझे। So due to the presence of irregular margins, they appear wavy from a distance and therefore they are also called tessellated epithelium. So due to the presence of irregular margins, they appear wavy from a distance. They appear wavy from a distance and therefore called tessellated epithelium. Tessellation का मतलब है my dear students, rough surface, that is tessellation, है ना, टीथ में tessellation, है ना। तो ये दोनों एकदम कॉमन क्वेश्चन में आता है बेटा, ये मॉड्यूल में भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, समझे ना। एट द सेम टाइम इसका लोकेशन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के लोकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी जगह पे इसका लोकेशन है। नंबर 1 पोडोसाइट्स, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात करा, पोडोसाइट्स ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल, है ना, ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल, पोडोसाइट्स ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट alveoli, alveolar wall by alveoli. Number 3 मेसोथेलियम, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पुराना एनसीईआरटी में इसका ये है, जिक्र है, आपको मिल जाएगा, ये पेज नंबर 259 में मिलेगा, देखो पुराना किताब में पेज नंबर 259, नीचे से 10-12 लाइन ऊपर, 259 में मिलेगा, नीचे से 10-12 लाइन ऊपर। अब जाइए ब्रैकेट में देखिए, एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स लिखा है ना, मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ द विस, अरे ऊपर অতটা না, একটু নিচে দেখ, নিচ থেকে 10 লাइन ऊपर जाना, एपिथेलियम ऑफ द विसरल 7-8 लाइन 10 लाइन ऊपर, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स मिला आपको। इसका मतलब दोनों ऑर्गन, विसरा, सपोज इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, इसके बीच में जो एपिथेलियम होता है बेटा, दैट इज मेसोथेलियम, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, समझे ना। सो मेसोथेलियम इज एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स।
है ना, ये वाला गया। और एग्जांपल क्या है, याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे। ओ हाँ, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियम है, ये तो पता है आपको, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, उसका जो एंडोथेलियम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये कहां लिखा हुआ है, डबल सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, पेज नंबर 286, उधर लिखा हुआ है डबल सर्कुलेशन का सेकंड पैराग्राफ, डबल सर्कुलेशन का सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसी में लिखा हुआ है। देखो मिला, देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा के बारे में बात किया गया है, मिला है ना। ट्यूनिका इंटीमा में देखिए ये क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट, लिखा है ना, मिल गया आप लोगों को ये चीज, एखोनो पास नहीं। डबल सर्कुलेशन का फर्स्ट पैराग्राफ निकालो, हाँ उसी में तो है, क्या हटा दिया क्या, क्योंकि और क्या, और पुराना किताब है क्या, और पुराना है ना, हाँ इसीलिए ऊपर होगा शायद, देखिए अभी तो नया, हाँ हटा दिया, हटा नहीं दिया, रुक जा, ये हाँ पीछे होगा, पीछे ही होना चाहिए, फिर अगर उधर नहीं मिलेगा तो पीछे ही मिलेगा, आपके किताब में होगा, 100% होगा। पीछे है, समझे ना, उधर उधर एंडोथेलियम जो है, एंडोथेलियम मतलब ट्यूनिका इंटीमा, दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, ठीक है। और एग्जांपल में क्या आएगा, और एग्जांपल में आएगा एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट, इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट, दिस इज द इनर मोस्ट लाइनिंग, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, इसमें रहेगा एंडोकार्डियम। और बहुत सारे दे दिए, और भी है तो, ठीक है, कितना कितना बताया, अच्छा ठीक है, पोडोसाइट्स, एल्वियोलाई, मेसोथेलियम, और एक शायद है, अभी याद नहीं आ रहा, बहुत सारे एग्जांपल्स है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है, चलते चलते बताएंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स, लोकेशन है, तो ये जो लोकेशन है, हर एक लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर एक जगह मतलब हर एक लोकेशन हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का और एक मैं बता दूं आपको, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, थिन डिसेंडिंग एंड थिन असेंडिंग, समझे ना। तो थिन लिम्स ऑफ हेनली, both descending and ascending, इसमें भी है सिंपल स्क्वामस। एनीवे, तो दीज आर द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वामस के बाद क्या आएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो शेप ऑफ द सेल्स ऑफ द लेयर क्या होगा, शेप ऑफ द सेल्स क्या होगा, क्यूबिकल इन अपीयरेंस। तो दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन, सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल में क्या है, शेप ऑफ द सेल्स cubical in appearance. These cells are present in the seminiferous tubule in the ovary. These cells are present in the seminiferous tubules in the ovary, and therefore seminiferous tubule से क्या बनता है, male germ cell. Ovary से क्या बनता है, female germ cell. So these are called germinal epithelium. समझे? So these cells are present. These cells are present in the seminiferous tubules of testis and ovary, seminiferous tubules of testis and also in ovary, or due to its present in the ovary, है ना, due to its present in the ovary, this is called germinal epithelium. और टेस्टिस में seminiferous tubule में मिलता है। तो seminiferous tubule क्या सिंथेसाइज करता है, स्पर्मेटोगोनिया, सुना है ना नाम, स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल कहते हैं ना, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, मेल जर्म सेल। एंड ओवरी से निकलते क्या प्रोड्यूस होता है, उगोनिया।
उगोनिया क्या है? फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल. So since this tissue is responsible for the formation of germ cells, so it is also called germinal epithelium, है ना? Assertion reasoning का question. So therefore these tissues are also called germinal epithelium. Since it is responsible for the formation of germ cells, very very important discussion. समझ में आया? ठीक. अब देखिए ये जो सेल्स बने. अच्छा, अब क्या है? ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक सेकंड सोच लेते हैं. एनसीईआरटी में एक बड़ा जबरदस्त लाइन लिखा हुआ है. देखिए पेज नंबर 101. एनसीईआरटी का एक जबरदस्त लाइन है, देखो पेज नंबर 101. उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्टेटमेंट पढ़ो. दीज आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स and the tubular parts of nephron. लिखा है. These are present in the ducts of glands and tubular parts of nephron. लिखा है. पढ़ो जोड़े जोड़े पढ़. Ducts of glands and tubular part of nephrons in kidney. अब जरा देखिए. commonly found in NCERT का line in the ducts of glands and tubular part of kidney. ध्यान से सुनिएगा. एनसीईआरटी में वो केवल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर लिखा है. देखा आपने? लेकिन उसमें सिंपल क्यूबॉइडल या कंपाउंड क्यूबॉइडल को डिफरेंशिएट नहीं किया. समझ में आया? अब मॉड्यूल में जाइए. मॉड्यूल में एक बार सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर भीड़ को चीजें जोड़े पर. ये एनसीईआरटी का लाइन कॉपी किया है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है. हालांकि वो गड़बड़ मैं आपको बताऊंगा. इंटरनल एग्जामिनेशन में लाइन आएगा, उसको मार्क करिएगा. मेरा वाला याद ना रख के, लेकिन नीट में मेरा वाला याद रखिए. क्या बोला मैंने? समझ में आया? जब इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ किडनी लिखेगा. एग्जाम में आएगा और उसमें आपको सिंपल क्यूबॉइडल में मार्क करना पड़ेगा. समझे? लेकिन एनसीईआरटी ने उसको सिंपल के अंदर नहीं रखा. एनसीईआरटी ने उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर रखा. दैट कैन इंक्लूड बोथ सिंपल एज वेल एज कंपाउंड. समझ में आया? पर फिर सेंटेंस ठीक है. और क्या? ठीक है, वो तो पिक्चर से ही समझ में आ रहा है. अब देख, ये जो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स है, ध्यान से देखिएगा. इसके साथ मैं लिखूंगा वेसिकल्स ऑफ ग्लैंड्स. वेसिकल्स ऑफ ग्लैंड्स लाइक salivary gland, pancreas, thyroid gland, mammary glands, etc. इसके साथ मैंने ये ऐड किया. उससे बच्चों, तो इसको ऐड करने का रीजन क्या है? ध्यान से आप सुनिए. जनरली ducts of gland is a part of stratified cuboidal epithelium. समझे? But these are simple cuboidal. एनसीईआरटी लिखे छे, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी पे तो ये नहीं लिखा है कि ये सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है. एनसीईआरटी ने केवल क्यूबॉइडल लिखा है. एनसीईआरटी हैज मेंशन ओनली क्यूबॉइडल. इट कैन बी बोथ सिंपल एज वेल एज स्ट्रेटिफाइड. उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये डिफरेंशिएशन मॉड्यूल में नहीं करा गया. बोर्ड इंटरनल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब देखोगे यही लाइन कॉपी होगा. लेकिन याद रखिएगा, वो लाइन कॉपी इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉड्यूल में है, लेकिन नीट में हो सकता है कि देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन. समझे ना? तो याद रखिएगा,
अगर हम लोग कुछ ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, सपोज सलाइवरी ग्लैंड, सपोज इज सलाइवरी ग्लैंड, तो इज अ ग्लैंड विद डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड में तो डक्ट होगा, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड में डक्ट नहीं होगा, समझे ना। थायराइड ग्लैंड डज नॉट हैव एनी डक्ट बिकॉज इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन बाकी डक्ट, बाकी ग्लैंड में तो डक्ट है। तो सपोज सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, लेट्स कंसीडर दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड का ये दीज आर वेसिकल्स जहां से सिक्रीशंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वेसिकल्स जहां से सिक्रीशंस होते हैं, एंड दिस सिक्रीशंस आर रिलीज्ड टू द डक्ट्स, दिस इज द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, है ना। तो डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड्स का डक्ट है वो जहां से सिक्रीशन बाहर निकलेगा, लेकिन सिक्रीशन जहां तैयार होगा दैट इज द वेसिकल। समझ में आया। अब दिस वेसिकल्स जो है, दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल, दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल, whereas the ducts are stratified cuboidal. समझे, द डक्ट्स आर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, बुझते बच्चों। एंड इसके साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन के बारे में बात किया गया। अब उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टोटल नेफ्रॉन का डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है वो एक बार बात कर लेते हैं। तो एक नेफ्रॉन बनाते हैं बेटा, तो ये पीसीटी है ना। अब लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, थिन लिम्ब हो गया, फिर थोड़ा थिक हो गया, फिर कम हो गया, डीसीटी, और फिर बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी, एनसीआरटी का लाइन, डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन, है ना, फॉर्म सिटी। यही तो है, यही तो है। अब इसमें हर एक पार्ट का अगर नेचर ऑफ एपिथेलियम देखते हैं, दिस बामन्स कैप्सूल, सिंपल स्क्वामस, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, है ना। अब देखिए पीसीटी एनसीआरटी का लाइन, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड, क्योंकि माइक्रोविलाई प्रेजेंट, सो सिंपल एनसीआरटी का लाइन है 294, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड, है ना। अब इसमें दिस वन डिसेंडिंग लिम्ब, सिंपल क्यूबॉइडल, क्योंकि थिन लिम्ब है, सिंपल स्क्वामस, आई एम सॉरी, सिंपल स्क्वामस, थिन पार्ट असेंडिंग, ये भी सिंपल स्क्वामस, ये भी सिंपल स्क्वामस। अब थिक पार्ट असेंडिंग, ये सिंपल क्यूबॉइडल, ये है सिंपल क्यूबॉइडल, डीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल, सीटी सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड। जितने भी मॉडिफिकेशंस है सब करवा दिया मैंने, देख लीजिए, डन। इसके बाहर कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, समझे। बामन्स कैप्सूल, सिंपल स्क्वामस, फिर आइए पीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट, थिन डिसेंडिंग सिंपल स्क्वामस, थिन असेंडिंग सिंपल स्क्वामस, थिक असेंडिंग सिंपल क्यूबॉइडल, डीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल, एंड सीटी सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड। तो मॉडिफिकेशंस में क्यूबॉइडल का एक है ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोविलाई, एक है सिलिया। तो माइक्रोविलाई वाला एग्जांपल पीसीटी और सिलिया वाला एग्जांपल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिनिश्ड। कर लो, देख लो इसको ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बढ़िया डिस्कशन है ये। गौर से देखिए इसको। जो भी डिस्कशन हम लोगों ने करा एक बार देख लीजिए, टेक योर टाइम। विदाउट कुधर है, विदाउट, विथ के ऊपर आउट मतलब विदाउट, सी एर ऊपर दाग बने की विथ, सी एर नीचे दाग बने विच,
पढ़ाशोना कोई चीज बाबा, गर्मी लग रहा है। देख लो ध्यान से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और फोटोग्राफ से मिला लीजिएगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, है ना, और सेल्स एंड मार्जिन गुल टू राउंडेड। देखो सेल्स का मार्जिन जो है थोड़ा राउंडेड है क्यूबॉइडल अपीयरेंस में, और न्यूक्लियस विल बी बीच में, है ना। मॉडिफिकेशन समझ में आ गया? दो मॉडिफिकेशन है, वन इज ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट, और एक है आपका सिलिया प्रेजेंट। माइक्रोविलाई का एग्जांपल क्या होगा? पीसीटी। पीसीटी का पहला लाइन ही तो ये लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, पीसीटी में। तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो गया और सिलिया प्रेजेंट सीटी। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से देखिए, इसका फोटो खींच के डाल दे ग्रुप में। अच्छा, सिंपल स्क्वामस के एनसीईआरटी में क्या लिखा है एक बार पढ़ तो वो लाइन। ठीक है, ये दोनों लिखा है एग्जांपल में। ठीक, आपके मॉड्यूल में देखिए तो और क्या एग्जांपल है? कुछ एग्जांपल मिस किए क्या हम? मॉड्यूल में क्या है एग्जांपल पढ़। अरे वंडरफुल, यही सब लिखा है, कुछ भी मिस नहीं हुआ। चलो गुड। थिन पार्ट ऑफ द लूप ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनली, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फोटो खींच के डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लैट इरेगुलर मार्जिन्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसका अगर एजर्शन होगा तो वो तो पता ही है आपको, बता दिया दोनों मैंने। तो उसके वजह से पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है एन इरेगुलर मार्जिन के लिए, इट अपीयर्स वेवी फ्रॉम अ डिस्टेंस, है ना। भेज दे बच्चों को। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी के मन में कोई भी दुविधा बताइए मुझे। डन हो गया? अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले हम लोग। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मतलब पिलर लाइक अपीयरेंस ऑफ द सेल्स एंड द न्यूक्लियाई आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल, एनसीईआरटी का लाइन, ये तो पता ही है। लेकिन इसका मजा है क्या, इसका मॉडिफिकेशंस बहुत सारे और इसके एग्जांपल्स भी पढ़ना होता है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट को इरेज करने के बाद। सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर मतलब पिलर लाइक अपीयरेंस ऑफ द सेल्स, पिलर लाइक सेल्स, न्यूक्लियस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ सेल्स, है ना। इसके मॉडिफिकेशंस है कई सारे माय डियर स्टूडेंट्स। इसके मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, चलिए बात करते हैं। मॉडिफिकेशंस होंगे, नंबर 1 ब्रश बॉर्डर्ड, मतलब सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। नंबर 2 ग्लैंडुलर, सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल नहीं, कॉलमनर, सॉरी, सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड, सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर। नंबर 3 सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर, ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर। नंबर 4 सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड, सिंपल क्यूबॉइड, सिर्फ कॉलमनर तक मेरा दिमाग, सिंपल कॉलमनर स्टीरियो सिलिएटेड, समझे। तो 5 मॉडिफिकेशंस होते हैं इसके, है ना। अब सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड एग्जांपल होगा गॉल ब्लैडर, है ना, लिवर में भी होगा, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ग्लैंडुलर ये होगा स्टोमक, ग्लैंडुलर कैनो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगा, तो प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स क्या करेगा, सीक्रेट्स, प्लस माने सीक्रेशन, किसका, म्यूकस। तो इसका एग्जांपल की लिख लेना ना, ओ स्टोमक, रेक्टम, कोलोन एक्सेट्रा, है ना। इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं है, केवल ग्लैंडुलर है। ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर आपको पता ही है, माने गॉबलेट सेल्स प्लस माइक्रोविलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडेनम, हूं क्या, जेजुनम, बोल, और ILEUM, अगेन एक मिस्टेक, ILEUM और ILIUM,
इलियम ऑफ हिप बोन, ILIUM, ILEUM स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और इसीलिए ऐसे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। लेटर चेंज हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, समझे ना। सिलिएटेड, सिलिएटेड में अभी बताया आपको इपेंडाइमा, इपेंडाइमा कल डिस्कशन करा था। स्टीरियो सिलिएटेड वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस, समझे। अच्छा, वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस क्या है? एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट है, या तो सेकेंडरी से मेल सेक्स ऑर्गन है, या दोनों है, या कोई एक है, या कुछ भी नहीं है, डक्ट है। क्या डक्ट है ना? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 43 में, पता है ना, वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस। रेटिटेस्टिस भी लिखा हुआ है, वास एफरेंस भी लिखा हुआ है ना बाबा। अगेन गंडगोल होएगा लोग, दोनों है, दोनों কেন है? ওরে গ্যামেটের থেকেও বড় কথা, এটা সেকেন্ডারি মেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের পার্ট। कहां लिखा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, खोल पेज नंबर 338। हाँ, सर हिला रहा है, मुंडी हिला रहा है बेटा। जब बोलने के लिए पूछते हैं क्वेश्चन तब तो निकलता नहीं है मुंह से। नहीं, 338 बोला बेटा, कहां खोल रहा है? 338 टेस्टिस का सेकंड पैराग्राफ। 338 नहीं तो अगर पता जा, अगर पता जा, अगर पता जा, টেস্টিসের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে যা। পাতা উল্টে গেছে, বেশি উল্টে গেছে, আরেকটা পাতা আছে। हाँ हाँ हाँ, ये टेस्टिस देखो, सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा, मिला। हाँ, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और क्या है? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा। समझे। सवाल ये पैदा होता है बेटा, जो डक्ट पढ़े थे आप, डक्ट में तो वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस था, उसके साथ रेटिटेस्टिस भी था, वास एफरेंस भी था, हाँ, लेकिन उसमें केवल वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस को ही हमने सेकेंडरी ऑर्गन कहा, रेटिटेस्टिस वास एफरेंस को तो नहीं कहा। लेकिन डक्ट में तो वो भी था। क्यों बोलছেন স্যার? কেন জীবনে মাথায় আসেনি তো? वाह, वास डिफरेंस में भी होता है। पेज नंबर 48, वॉल्यूम 2। इंसान पागल कर देगा, है ना, पता है मुझे। 48 मैडम, वॉल्यूम 2। मेरे क्लास में लड़का रहा तो होगा ही, होता है। 48 सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, सेकंड पैराग्राफ मतलब, अरे थर्ड पैराग्राफ उस हिसाब से, थर्ड लाइन। The secretions of vas deferens epididymis are responsible for the maturity and motility of spermatozoa. Sperm लिखा है ना। 48 का थर्ड पैराग्राफ जाइए। थर्ड पैराग्राफ कहां है? लेफ्ट साइड, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखो। The secretions of epididymis vas deferens are responsible for the maturity and motility of the sperm. मिला सेंटेंस? दिखा दे। इसीलिए उसको सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। लेकिन जो डक्ट है और जब रेटिटेस्टिस है, वास एफरेंस है, दैट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। मैच्योरिटी या तो मोटिलिटी में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब कौन सा सिक्रीशन होता है एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस है? क्योंकि सिक्रीशंस लिखा हुआ है ना, अभी जो पढ़ा आपने सिक्रीशंस एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, कौन सा सिक्रीशन है वो क्लास में पढ़ाएंगे, वो जो चैप्टर पढ़ाएंगे। That is the reason. Anyway, हो गया, ये बता दिया मैंने आपको। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जितने भी पार्ट्स है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो फॉल्स लेयर्ड। दूर से लगेगा कि ये दोनों लेयर है, लेकिन सामने जाओ तो देखोगे एक ही लेयर है। इसका मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हम लोग इसलिए कहते हैं, these are made up of alternate long and short cells. Long and short cells alternate. तो शॉर्ट सेल्स के लिए शॉर्ट न्यूक्लियस, लॉन्ग सेल के लिए लॉन्ग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस, है ना।
लंबा लंबा है तो है ना। अब न्यूक्लियस द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट ऑफ द सेल, तो स्टेन करोगे तो शॉर्ट न्यूक्लियस को लेके एक लेयर दिखेगा और लॉन्ग न्यूक्लियस को लेके एक लेयर दिखेगा, तो लेयर नंबर 1 एंड लेयर नंबर 2, तो आपको दूर से लगेगा कि इट इज 2 लेयर, लेकिन सामने जाओगे तो इट इज 1 लेयर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल्स। तो लॉन्ग सेल्स के लिए लॉन्ग न्यूक्लियस, शॉर्ट सेल्स के लिए शॉर्ट न्यूक्लियस। स्टेन करोगे देखने के लिए तो आपको शॉर्ट न्यूक्लियस एक लेयर लगाएगा और लॉन्ग न्यूक्लियस का एक लेयर लगेगा, दूर से लगेगा कि 2 लेयर, लेकिन सामने जाओ तो एक ही लेयर। देखो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्ड, समझे? स्ट्रेटा माने लेयर, एग्जांपल ट्रेकिया ब्रोंकस स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है ना, PSCCGE स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीरिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम लोग कहते हैं ना, समझ में आया? तो देयरफॉर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड को एनसीईआरटी ने अलग नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका भी रीजन है, क्योंकि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में जो लॉन्ग सेल है वो भी कॉलमनर है, शॉर्ट सेल्स है वो भी कॉलमनर है, समझे? लेकिन साइज छोटा है। लंबा सेल्स का लंबा लंबा है लेकिन कॉलमनर है, ये भी शेप कॉलमनर है लेकिन छोटा है। तो छोटा सेल्स का छोटा न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस रिलेटेड टू द बेस। देख हर एक न्यूक्लियस बेस की तरफ है, मतलब सब कॉलमनर से कॉलमनर सेल्स है, इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको अलग नहीं किया, लेकिन मॉड्यूल में अलग किया, समझे? मॉड्यूल में देख अलग है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड दिया है, जाइन अब नतून मॉड्यूल में हटा दिया कि नहीं पता नहीं, है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नया मॉड्यूल से हटा दिया हालांकि, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसके एग्जांपल ट्रेकिया ब्रोंकस, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है? चलो थैंक यू। एनी डाउट्स टू एनीवन माय डियर? बहुत सारे डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। सिंपल एपिथेलियम को लगभग निपटा ही दिया हमने। कल हम लोग बात, कल नहीं परसों हम लोग बात करेंगे। ऑनलाइन ध्यान से पढ़ना बेटा।